नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी गोयल फिर से स्वागत आप सबका। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। करिए, आप तैयारी करिए। बहुत मैथमेटिक्स में तो केवल और केवल शार्पनेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है और जितने आप सवाल हल करोगे, जितने घर पे प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको मतलब मैथमेटिक्स आसान लगती चली जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 130 क्वेश्चंस जो होंगे या उसमें कम से कम आपको बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा होना चाहिए, उंगलियों में टिप्स पे होना चाहिए, जिससे आप आसानी से सवाल हल कर सको। तो 2 चीज़ें होती हैं मैथमेटिक्स के पेपर में, 1-2 मिनट के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि समय कम होता है। एक होती है स्पीड और दूसरी होती है एक्यूरेसी। तो दोनों चीज़ चाहिए गणित में, स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। स्पीड भी चाहिए और स्पीड और एक्यूरेसी, है ना? तो ये स्पीड कब आती है? हम स्पीडली सवाल तो हल कर रहे हैं, लेकिन हमें लगा, चूंकि देखिए एग्जामिनर बहुत ज़्यादा चालाक होता है, उसको पता है कि स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती करेगा, कहाँ गलती करेगा, तो उसकी जो ये गलती करने के बाद ये आंसर होना चाहिए, ये गलती करने के बाद ये आंसर होना चाहिए, ये गलती करने के बाद ये आंसर होना चाहिए। तो आपको वो आंसर आपके ऑब्जेक्ट में ये सब मिलेंगे जो गलती करने के बाद आपको दिखाई देते हैं। तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आपने गलती की, जल्दबाजी में आप हैं, स्पीड होती ही है, स्पीड हमने मेंटेन कर रखी है और स्पीड में हमने सवाल हल किया और कुछ गलती हमसे हुई और सीधे सीधे क्या है वो आंसर हमें मिल गया और हम खुश हो जाते हैं कि अरे जो आंसर तो मिल गया, जो सॉल्यूशन आया आंसर वहाँ मिल गया और हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर बाद में जब हम आंसर की चेक कर रहे होते हैं या घर पे आके तसल्ली से पेपर देखते हैं, तब हमें लगता है कि अरे यार यहाँ ये गलती हो गई, बस इस गलती की वजह से ये आंसर आ गया, इस गलती की वजह से ये आंसर आ गया। तो क्या होता है कि यहाँ स्पीड क्या कर जाती है, आपको डिफीट कर जाती है, आपको बैक ले जाती है स्पीड। तो स्पीड होना ज़रूरी है, लेकिन पहले एक्यूरेसी होना इंपॉर्टेंट है। तो आप सवाल को पहले सही हल करिए और सवाल जब सही हल होने लग जाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएगी, स्पीड बन जाएगी। नंबर ऑफ प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने आप स्पीड बनती चली जाती है। तो पहले हमें स्पीड के पीछे नहीं भागना है, इसमें किसके पीछे भागना है, एक्यूरेसी के पीछे भागना है। और जब एक्यूरेसी हो जाएगी, सवाल सही होने लग जाएंगे, एक बार में कोई कंसेप्ट से रिलेटेड, फार्मूले से रिलेटेड, है ना, और प्लस माइनस से रिलेटेड गलती नहीं होगी, तो हम अपने आप कहाँ पहुँच जाएंगे, स्पीड पे पहुँच जाएंगे। और जब स्पीड विद एक्यूरेसी होगी, वो मज़ा होगा, वो आपका सिलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब वो बस आप सिलेक्शन के बिल्कुल कगार पर हो, बिल्कुल आप बाउंड्री लाइन पर हो, जब स्पीड किसके साथ होगी, एक्यूरेसी के साथ। तो इसके लिए क्या करना है, बस आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, खूब ज़्यादा सवाल करना है, खूब अलग अलग टेस्ट पेपर देखने हैं। तो मैं भी इस क्रम में आपके सहयोग से बहुत जल्दी ही टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ, फिर हम टेस्ट सीरीज पे बात करेंगे। और एक और चीज़ है कि हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी 12th के बच्चों के लिए, उनके बोर्ड एग्ज़ाम आरबीएससी के फरवरी में शुरू हो जाएंगे। तो कम से कम मैं 15-20 दिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस लेके चलूँगा केवल 12th के बच्चों के लिए, चाहे वो आरबीएससी हो या फिर सीबीएसई हो। तो दोनों के लिए हम एक लेके चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, पूरे सिलेबस हम कर नहीं पाएंगे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाएंगे और उनसे संबंधित जो बेहतर थ्योरी होगी, बेहतर सॉल्यूशन होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो उनके लिए वो अलग होगा, हमारा ये टीजीटी पीजीटी का कार्यक्रम अलग चलता है रहेगा पैरेलल में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके कोई भी छोटे भाई बहन हो, उनको आप बताइए हमारे चैनल के बारे में और फिर हमसे जुड़ें। वो निश्चित रूप से आपको ये 12th क्लास का जो आरबीएससी सीबीएसई का एक तरीके से आप मान लीजिए फास्ट रिवीजन क्लासेस जो होंगी हमारी, सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस जो होंगी हमारी, वो आपको बहुत लाभ देने वाली हैं। मतलब हमारा 1.5 घंटे के जो लेक्चर होंगे वो एक एक टॉपिक को
बिल्कुल क्लियर करके पटक देंगे, ठीक है ना। तो अब हम आज आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में कल हमने किस पे बात की थी, कॉन्जुगेट्स पे बात की थी, है ना। और कॉन्जुगेट पे बात करने के बाद हमने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। मैंने बताया कि जेड अगर एक्स प्लस आयोटा बाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा बाई होता है। यानी कि जो कॉन्जुगेट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक मिरर इमेज होती है जो किसके रिस्पेक्ट में होती है, उसकी रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में होती है। ये आपको ध्यान रखना है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी रियल इमेज, सॉरी, उसकी जो मिरर इमेज होगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी जो मिरर इमेज होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। यानी कि a प्लस आयोटा बी के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा a माइनस आयोटा बी, और a माइनस आयोटा बी के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, a प्लस आयोटा बी। सिमिलरली अगर हम देखें, यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए उसका कॉन्जुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यानी अगर मैं कहूं माइनस ए प्लस आयोटा बी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट माइनस ए माइनस आयोटा बी कहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो उसकी मिरर इमेज होती है, किसके रिस्पेक्ट में, रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई आपको। अब हम आगे लेके चलते हैं कुछ एग्जाम्पल कॉन्जुगेट से रिलेटेड, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, समीकरण जेड स्क्वायर प्लस, समीकरण जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 के हलों की संख्या होगी। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 0, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 में नन। ये हम कह रहे हैं, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, कोई समीकरण दे रखी है जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 के हलों की संख्या होगी। तो ये सॉल्यूशन हम देखते हैं इसके लिए। तो जेड हमने मान लिया एक्स प्लस आयोटा बाई, ठीक है ना। तो जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा बाई। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एक्स प्लस आयोटा बाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आयोटा बाई एक्स माइनस आयोटा बाई इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स बाई प्लस एक्स माइनस आयोटा बाई इज इक्वल टू 0 प्लस, इसको देखिए अब आप, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, तो अलग कर लो इसको, रियल पार्ट को, और इमेजिनरी पार्ट के लिए देखें 2x बाई माइनस बाई इज इक्वल टू 0। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 की इक्वल है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली कैसा होगा, 0 होगा। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 समीकरण 1, और 2x बाई प्लस माइनस बाई इज इक्वल टू 0 समीकरण 2।
अब समीकरण 2 लीजिए, समीकरण 2 से बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 होगी और 2x इज इक्वल टू 1 होगा, x इज इक्वल टू 1/2 होगा। इन दो पॉसिबिलिटीज होंगी, यानी कि दो नंबर अगर 0 के इक्वल हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। तो ये तो y 0 होगा या फिर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो अब हम y इज इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, तो समीकरण 1 से देखिए, यहां मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 बचेगा। इसका मतलब क्या आया, x की वैल्यू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर 0 होगी और x बराबर 1 होगी, या तो ठीक है ना, या तो x बराबर 0 या ये होगी। तो आपको यहाँ क्या सॉल्यूशन मिले, 0 0 और 1 0, ठीक है ना। जब x बाई 0 है तो x 0 और जब बाई 0 है तो x 1, एक तो ये मिल जाएगा आपको। उसके बाद हम बात करें आगे, इसी में यहां पे कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इस जगह पे। तो x इज इक्वल टू 1/2 लेके चलें तो पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से आप देखिए क्या मिलेगा आपको। समीकरण 1 से इसमें रखिए x इज इक्वल टू 1/2, तो 1/4 माइनस y स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, यही तो आएगा। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। तो जब हमने x की वैल्यू हाफ ली है तो y की वैल्यू क्या आ गई, ये। तो इसको अपन लिखेंगे 1/2 √3/2 और 1/2 माइनस √3/2। तो दो सॉल्यूशन तो यहाँ पे और दो सॉल्यूशन यहाँ पे, तो कुल मिला के कितने सॉल्यूशन हो गए, 4 सॉल्यूशन हो गए। तो थर्ड ऑप्शन इसका एकदम सही है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ नहीं किया, ये कोई समीकरण दे रखा है, z इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। तो जेड हमने मान लिया x प्लस आयोटा बाई, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा जेड इज इक्वल टू जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा बाई। यहाँ पर हमने फिर इसको सॉल्व किया, जेड स्क्वायर प्लस जेड बार इज इक्वल टू, ये क्या होगा, एक्स प्लस आयोटा बाई का होल स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये सब मिलता है, और ये किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये होता है कि या तो उसके रियल पार्ट 0 के इक्वल हो या फिर उसके इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल हो, सेपरेटली इक्वल होंगे, सॉरी, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब हमने दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया, तो यहां से हमको दो इक्वेशन मिल गई। अब हमने ये वाली इक्वेशन उठाई और वहां से अपने बाई के मान आ गए हमारे पास, बाई और एक्स के लिए। इसको 0 के इक्वल किया तो वाई का वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू हाफ आ गई। अब y इक्वल टू 0 के लिए फिर सॉल्व करके देखा इस इक्वेशन को, तो ये वैल्यू आई, और x इक्वल टू हाफ के लिए ये वैल्यू आई। यानी दो सॉल्यूशन यहां पर आए y इक्वल टू 0 के लिए, और दो सॉल्यूशन आए x इक्वल टू हाफ के लिए। तो कुल मिलाकर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए, 4 हुए। कितने हुए, 4 हुए। ये सॉल्यूशन था इसका, है ना। एक आसान सवाल था। एक और कैलकुलेशन का सवाल हम देखते हैं, सिंपल सा, है ना। 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस आयोटा का संयुग्मी होगा, ये सवाल है। अरे क्या है,
तो सॉल्यूशन इसका संयुग्मी निकालना है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका हमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है या कोई भी आगे हमें प्रोसेस करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा बी। तो हमें इसको किस में लिखेंगे, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर है और इसको मैंने 3 प्लस आयोटा, तो नीचे से इसको हटाओ, 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा। ऊपर वाले को सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस आयोटा, नीचे 9 और 1 10। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 3 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस आयोटा अपॉन 10। इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 9। तो इसके लिए एक मिनट रुको, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं। नौ और 4 13, 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखिए ये माइनस का 3 आयोटा और ये 12 आयोटा, तो प्लस का 9 आयोटा अपॉन 10, ये तो मिलेगा। 4 तिया 12 आयोटा और 3 आयोटा, ये हो जाएंगे 9 आयोटा। अब हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया हमने z, तो z बार क्या होगा, 13 माइनस 9 आयोटा बटे 10। ये आंसर था इसका, है ना। ये क्या था, इसका सिंपली आंसर था। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे अब हम लेके चलते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है वो, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है और उसका पोलर फॉर्म हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें आगे आर्गुमेंट पढ़ना है। और आर्गुमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको इसका पोलर फॉर्म बता देता हूं। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माना z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा बी बाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक सम्मिश्र संख्या है। मान लेते हैं अपन z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा बाई कोई सम्मिश्र संख्या है। और अब हमें क्या करना है, इसका ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है, पोलर फॉर्म ज्ञात करनी है। तो आप ये देखिए, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, और हमने ये जो पॉइंट है z, ये मान लिया x, y, ठीक है ना। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने मान लिया, ये O और ये मान लेते हैं P, ये Z है, Z कोई पॉइंट है, चलो इसको अपन Q मान लेते हैं। और ये एंगल थीटा, और ये जो डिस्टेंस है Q की, वो हमने मान ली R, ठीक है ना। ये होता है मीन। तो इसको हमें R और थीटा के रूप में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है x, y, ये एक कृमित युग्म रूप, कृमित युग्म में है, यानी कि ये किस में दे रखा है आपको, एक कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। और इसको हमें किस में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म क्या होती है, R और थीटा, क्या होती है, R और थीटा। तो उसको हमें R और थीटा की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। अब कैसे लिखेंगे इसको R और थीटा की फॉर्म में, ये थीटा है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x और ये डिस्टेंस हो जाएगी y, ये आपको पता है। इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर होगा, तो x इज इक्वल टू R cos थीटा होगा, है ना। थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल है, आर्गुमेंट कह देंगे इसको बाद में। y इक्वल टू क्या होगा, R sin थीटा होगा। क्वेश्चन 1
to squaring and adding. X square plus y square r square cos square theta plus sin square theta. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ आर क्या होगा, प्लस माइनस मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि आर एक पॉजिटिव डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है तो पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे, तो ये मोड पॉजिटिव ही होगा, जिसको अपन क्या लिखेंगे, मोड ऑफ जेड के रूप में। ठीक है ना, ये हो जाएगी हमारी डिस्टेंस आर इक्वल टू मोड ऑफ जेड, मान लीजिए इसको आप। ठीक है, अब हमें चाहिए थीटा, तो थीटा क्या करेंगे, डिवाइड 2/1, 2 को 1 से विभाजित करने पर, 2 को 1 से विभाजित करने पर, तो ये मिलेगा tan थीटा इजिकल टू वाई अपॉन एक्स। तो थीटा इजिकल टू हो जाएगा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। यहाँ जो थीटा है ना, ये क्या कहलाता है, कोणांक कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है ना। यह थीटा कोणांक या फिर आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड कहलाता है, किसका, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, कोणांक, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है ना। अब महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जो कोणांक थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या सदैव tan इनवर्स y अपॉन x होगी, है ना, कैसी होगी, कितनी होगी, उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। तब तक आप ही देखिए। आप हाँ, तो जो एक कोणांक होता है, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड इजिकल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स यूनिक नहीं होता, अद्वितीय नहीं होता किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। इसकी जो वैल्यू है वो 2n पाई प्लस माइनस थीटा हो सकती है। कितनी हो सकती है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा हो सकती है, ये ध्यान रखना है। या इसको अपन माइनस हटा देते हैं इसमें से, 2n पाई प्लस थीटा इसकी वैल्यू हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये वैल्यू होती है इसकी, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब हम बात करेंगे मुख्य मान की। किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो कोणांक है z है, आर्गुमेंट ऑफ z है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, कोई z इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा बाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका मुख्य मान एक असमिका होती है, थीटा माइनस पाई से बड़ी और प्लस के पाई के इक्वल। यानी कि एक असमिका थीटा की जो वैल्यू है माइनस पाई से प्लस के पाई के बीच में होगी, लेकिन पाई के लेस इक्वल टू होगी और माइनस पाई से ग्रेटर देन होगी, इसकी वैल्यू हमेशा। ये क्या होता है, इसका मुख्य मान होता है। यानी कि अगर थीटा कोई भी आर्गुमेंट है, कोणांक है, तो यदि वह इस असमिका को संतुष्ट कर रहा है, किसको, इस असमिका को संतुष्ट कर रहा है, तो
ये थीटा क्या कहलाता है? मुख्य मान कहलाता है। इसको मैं लिख देता हूं, थीटा किसी सम्मिश्र संख्या के सापेक्ष मुख्य मान होगा यदि वह असमीका माइनस पाई लेस देन थीटा लेस इक्वल टू पाई को संतुष्ट करे। ये वैल्यू होगी। अब क्या मान होगा इनके बीच में, ये डिपेंड करता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस चतुर्थांश में स्थित है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये डिपेंड करेगा, है ना, कि उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हम देखते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए, अब आप tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स से हमेशा मुख्य मान प्राप्त होगा लेकिन यह निर्भर करेगा कि सम्मिश्र संख्या किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम मान के चलते हैं, यदि सम्मिश्र संख्या प्रथम चतुर्थांश में है तो क्या होगा, ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ए भी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा। तो इस पोजीशन में जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, यानी कि ये कहां पर है, यहां है, जेड एक्स कोमा बाई ये थीटा। तो ऐसी स्थिति में जो थीटा होगा tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स होगा और यह न्यून कोण होगा और धनात्मक होगा, न्यून कोण होगा और धनात्मक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर सिचुएटेड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सिमिलरली सेकंड देखें, यदि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा बताइए, वैल्यू क्या होगी, x तो नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, a तो लेस देन 0 होगा, b ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू अपन लिखेंगे पहले tan इनवर्स y अपॉन मोड ऑफ x। ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो सिंपली ये निकालेंगे, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, ये आप देखिए
पाई माइनस टेन इनवर्स बाई अपॉन मोड ऑफ एक्स, यहां से लिखेंगे अपन पाई माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ एक्स, यानी कि ये कहां पर सिचुएटेड है, यहां है, ऐसी स्थिति में, ठीक है ना। जब ऐसी पोजीशन में है तो ये जो एंगल होगा वो ये होगा, और ये जेड एक्स कोमा बाई हम मान लेते हैं, एक्स डैश एक्स बाई, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल थीटा होगा। तो पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो हम क्या कहेंगे, अगर इस एंगल की जो विशेषताएं होंगी, एक तो अधिक कोण होगा, क्या होगा, अधिक कोण होगा, दूसरा क्या होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, सिचुएटेड है, तो उस पोजीशन में जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और अधिक कोण होगा। तो टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स तो निकाल लेंगे सिंपली, ठीक है ना। तो उसके लिए जो वैल्यू निकलेगी मुख्य मान के लिए, वो पाई माइनस टेन इनवर्स बाई अपॉन मोड ऑफ एक्स के फॉर्म में निकलेगी, ये आप ध्यान रख लेना। अब हम आगे बात करते हैं। थर्ड, यदि सम्मिश्र संख्या तृतीय चतुर्थांश में है, तो दोनों नेगेटिव होंगे ना, ए भी लेस देन 0 और बी भी लेस देन 0 होगा, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, और जब ये दोनों नेगेटिव होंगे तो उस वाली पोजीशन में जो ये होगा, यानी कि पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, एंगल कहां से घूमेगा, यहां से घूमेगा, है ना। ये देखिए आप एक्स बाई एक्स डैश बाई डैश, और ये एक्स कोमा बाई कोई भी पॉइंट है जेड, तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो टेन इनवर्स अपन लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स होगा, टेन इनवर्स पाई अपॉन एक्स, दोनों का मोड लिख लेंगे। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये होगा, यानी कि अधिक कोण होगा और नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है, अधिक कोण होगा और नेगेटिव होगा। लास्ट हम देखें, यदि फोर्थ चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तब क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव होगा, तो थीटा हम लिखेंगे टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए, बाई तो नेगेटिव है, मोड ऑफ बाई अपॉन एक्स, ये कर देंगे। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स बाई, सॉरी दोबारा से वही कर, हो गया, मोड ऑफ बाई अपॉन एक्स, ये हो जाएगा, एक्स ये हो जाएगा, यानी कि
न्यून कौन होगा और नेगेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। न्यून कौन होगा और नेगेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुल मिलाकर आप ये ध्यान रखिए कि हमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ है। यहाँ थीटा है तो यहाँ पाई माइनस थीटा होगा, यहाँ पर माइनस पाई प्लस थीटा होगा, माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और माइनस थीटा यहाँ। अगर आर्गुमेंट थीटा है तो यहाँ माइनस थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा है तो माइनस पाई प्लस थीटा, यानी माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होती हैं किसी भी किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। बाकी जनरल वैल्यूज पे हम बाकी बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। अब एक दो एग्जांपल इस पे देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि चीजें क्या हैं। कुछ प्रॉपर्टीज पे देखेंगे बाद में, फिलहाल मैं एक दो एग्जांपल आपको करा देता हूं। 1 प्लस आयोटा, सेकंड 1 माइनस आयोटा, थर्ड माइनस 1 प्लस आयोटा, फोर्थ माइनस 1 माइनस आयोटा। मतलब मैं चारों चीजें एक साथ करा रहा हूं आपको। यहां देखेंगे अपन, ये आपको जो दे रखा है, यहां हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो देखिए आप। 1 प्लस आयोटा इसको हम देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आर्गुमेंट क्या होगा, सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/1, मतलब क्या हो जाएगा ये पाई बाई 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू यही रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद हम देखें इसमें ये 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा मतलब x तो पॉजिटिव है, बाई नेगेटिव है, ये चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू हमने बताया था आपको कि सबसे पहले थीटा लिखेंगे अपन, तो वो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स बाई प्लस में मोड ऑफ x, तो टेन इनवर्स बाई 1/1, तो टेन इनवर्स 1 पाई बाई 4। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, माइनस थीटा होगा और माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए अब आप थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, सॉरी इसके लिए बात करें अपन, तो माइनस ये थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम जो बात करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मोड ऑफ, मोड ऊपर नहीं आएगा, 1/1 माइनस 1 का मोड, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 और पाई बाई 4 आया। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, ये वैल्यू आ जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। और आगे हम देखें इसमें कि फोर्थ के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव में तो थीटा अपन लिखेंगे टेन इनवर्स -1 और -1, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या बताया मैंने आपको, माइनस थीटा मतलब माइनस पाई बाई 4। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका नेगेटिव। यहां पर एक मिनट रुकिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, मैं भूल गया था ये कौन से क्वाड्रेंट में है। आर्गुमेंट ऑफ जेड ये लिखेंगे अपन माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब माइनस 3 पाई बाई 4, ठीक है ना। वो दिमाग में से निकल गई थी बात, है ना। तो अभी देखिए आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई 4, फोर्थ में माइनस पाई बाई 4, यहां पर सेकंड में 3 पाई बाई 4 और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए
-3π/4। ये है, ये मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब इस पर बहुत सारे सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं। अब बहुत सारे जो सवाल होंगे वो कैसे होंगे वो हम आगे देखेंगे। बाकी इस पे जो आर्गूमेंट ऑफ जेड से रिलेटेड कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे समझाऊंगा। अभी आपको मैं 2-3 चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर हम आगे इसको बंद करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या शून्य सम संख्या है, जेड इक्वल टू 0 है। जेड क्या है? 0 है। तो इसके लिए जेड 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेटली 0 हैं। तो हमें अब आर्गूमेंट ऑफ जेड चाहिए, तो क्या पॉसिबल है? बताइए आप। संभव नहीं है। यानी कि शून्य सम्मिश्र संख्या के लिए क्या है? कोणांक संभव नहीं है। क्या नहीं है? कोणांक संभव नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि x भी 0, y भी 0, तो tan इनवर्स 0/0 ये डिफाइंड नहीं होगा। 0/0 अपरिभाषित राशि हो जाएगी, तो इसलिए इसका कोणांक या आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक तो चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए आर्गुमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी चीज हम देखेंगे सेकेंड, इसमें यदि Z1 इक्वल टू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं और उनके मॉडुलस भी इक्वल हैं, तो क्या मॉडुलस भी इक्वल होते हैं और आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2, दोनों के जो आर्गुमेंट हैं वो भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके आर्गुमेंट भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, यदि तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण है, यदि किसी सम्मिश्र संख्या Z का कोणांक π/2 या -π/2 π/2 या -π/2 है, तो π/2 या -π/2 है, कोई भी सम्मिश्र संख्या Z है उसका कोणांक अगर π/2 है या फिर -π/2 है, तो अब देखिए, अब आप tan इनवर्स, tan किसके लिए π/2 देता है? इनफाइनाइट के लिए। किसके लिए? इनफाइनाइट के लिए। तो इनफाइनाइट कब आएगा? यानी कि बाई तो हो लेकिन x 0 हो, बाई तो हो लेकिन x 0 हो। तो बाई होने का मतलब क्या हो गया? नंबर कैसा होना चाहिए? प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। तो यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z जिसका कोणांक π/2 है तो वह शुद्ध काल्पनिक होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। तो अगर हम आपसे कहें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली इमेजिनरी है उसका आर्गुमेंट क्या होगा? या तो π/2 होगा या फिर -π/2 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो कौन सी कंडीशन में होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो हम चेक कर लेंगे उसके लिए।
जो भी होगी स्थिति थर्ड में, फर्स्ट में, सेकंड में। अब देखिए आप दूसरा, यदि किसी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सम्मिश्र संख्या z का कोणांक 0 या पाई है, 0 या पाई है, तो यह शुद्ध वास्तविक होगी। ये z जो होगी शुद्ध रूप से वास्तविक होगी, ठीक है ना। जैसे x प्लस आयोटा बाई की हम बात करें, और इसमें क्या है, मान लीजिए कोई नंबर एग्जाम्पल हम लेके देखें, एग्जाम्पल 3 आयोटा का कोणांक क्या होगा, ठीक है ना। तो 3 आयोटा यानी कि 0 प्लस 3 आयोटा, 3 आयोटा, ठीक है ना। तो थीटा इजिकल टू tan इनवर्स बाई, तो 3 है और ये 0 है, इसका मतलब पाई बाई 2, ठीक है। अगर हम कहें z इजिकल टू 5 का कोणांक क्या होगा, तो 5z 5 प्लस आयोटा 0, तो tan इनवर्स थीटा की वैल्यू लिखेंगे 0/5, तो tan इनवर्स 0, इसका मतलब 0, ठीक है ना, 0 हो जाएगा इसके लिए वैल्यू। ये हम लिख सकते हैं इसको 0 या पाई की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बातें करेंगे हम आपसे कल, ठीक है ना। आप इसको रिवाइज करिए, कोई संबंधित बात हो तो मुझसे बात करिए, मुझे आप मैसेज करिए, मुझे आप कमेंट लिखिए, मैं और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, जिससे हम आपको बहुत बेहतर पढ़ाने का प्रयास कर सकें, अच्छी गणित पढ़ा सकूं मैं, बस आपको ये मेरी एक अभिलाषा है और आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।